एपिसोड 1। डिस्क्लेमर। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। और इसमें सेक्सुअल और एडल्ट इत्यादि जैसे कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेख की अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे SK नोबेल लव स्टोरी चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको थोड़ा सा कहानी के बारे में बता दूं, उसके बाद कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है पंक्ति और युग की। पंक्ति 23 साल की है, जो शादीशुदा होने के साथ एक 3 साल की बच्ची की मां भी है। उसके माता पिता की मौत होने के कारण उसकी कम उम्र में ही एक बड़े ही रूढ़िवादी विचार वाले शख्स निदान राय के साथ हो जाती है, जो उस पर कई जुल्म करता था, लेकिन पंक्ति चुपचाप वो सब सहती रहती थी। वही दूसरी तरफ है युग मल्होत्रा। युग 26 साल का था। युग का एक 3 साल का बेटा है। अतीत में हुए कुछ हादसों की वजह से युग को लड़कियों से नफरत है। इस वजह युग ने बचपन से ही अपने बेटे से मां शब्द तक को दूर रखा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ था जो लड़कियों के नाम से भी नफरत थी युग को? कैसे होगा युग और पंक्ति का मिलन? एपिसोड 1। प्यारी पंक्ति। जिंदगी एक ऐसा समंदर है जिसमें आए दिन तूफान आते ही रहते हैं। कभी उन तूफान की चपेट में हम अपना सब कुछ खो देते हैं, तो कभी कभी कुछ तूफान हमें मझधार से उठाकर एक शांत साहिल पर छोड़ देते हैं। ऐसे ही जिंदगी के कई तूफानों से घिरी हुई हमारी पंक्ति, जो कि खुशमिजाज, शांत और सरल स्वभाव की है। उसकी जिंदगी में उसके पति निदान और उसकी प्यारी सी बेटी प्रांशी के अलावा कोई नहीं है। लेकिन उसके पति, जो कि हमेशा उसके साथ गलत ही करता है, फिर भी वो हंसते हुए ही अपने धर्म को निभा रही है। आइए देखते हैं कहानी की एक झलक। मुंबई शहर। सुबह का समय। पंक्ति अपने कमरे में अपने बेड पर सोई हुई थी कि तभी उसके बेड के पास रखे साइड टेबल पर रखी हुई अलार्म क्लॉक बजने लगती है। उसकी आवाज से पंक्ति की नींद टूट जाती है। वो बंद आंखों के साथ ही अपना हाथ उस तरफ बढ़ाकर उस अलार्म को बंद करके सो जाती है। लेकिन अगले ही पल वो अचानक से अपनी आंखें खोलकर बैठ जाती है और आलस में अपनी बाहें मरोड़ती हुई खुद से कहती है, ओह, इतनी जल्दी सुबह भी हो गई। काश थोड़ी देर और सोने मिल जाता। फिर वो अपनी बात पर खुद हंसते हुए और अपने सिर पर चपट लगते हुए कहती है, मैं भी ना। हम चल बेटा पंक्ति, अपने काम करने को शुरू हो जा, वरना अगर निदान को जरा भी लेट हुआ तो तुझ पर ही बरस पड़ेंगे। सबसे पहले तो वो जल्दी से उठकर बाथरूम में नहाने चली जाती है। नहाकर वो बिल्कुल फ्रेश लग रही थी। पंक्ति अभी 23 साल की थी। उसका रंग गोरा था, 5 फुट 5 इंच की हाइट थी और एक परफेक्ट फिगर था। पंक्ति के नैन नक्श तो इतने सुंदर थे कि कोई भी एक नजर में ही उस पर दिल हार जाए। उसकी काली आंखें उसकी दिल की खाली गहराई बयां कर देती थी। उस पर उसके गुलाब की पंखुड़ियों से गुलाबी होंठ उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देते थे। पंक्ति महज 20 साल की ही थी जब उसकी शादी निदान के साथ हुई थी। वो कॉलेज के पहले साल में पढ़ाई कर रही थी कि तभी उसके चाचा चाची ने उसकी शादी निदान राय से कर दी थी। पंक्ति कभी इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन हालातों के कारण उसे मजबूरी में ये शादी करनी पड़ी। पंक्ति के परिवार में उसके माता पिता और खुद पंक्ति, उनके अलावा और कोई ना था। उनका परिवार एक खुशहाल परिवार हुआ करता था। जब पंक्ति ने 12वीं के एग्जाम में टॉप किया तब उसके माँ पापा और वो बहुत खुश थे और शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में पंक्ति का एडमिशन करवाकर वे तीनों शिरडी के साईं मंदिर में दर्शन करने के लिए निकल पड़े। हंसी खुशी दर्शन करने के बाद जब वो वापस लौट रहे थे तब उनकी कार का मेजर एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में पंक्ति की मां ने तो वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। वहीं उसके पापा बहुत बुरी तरह से घायल हो गए। पंक्ति को भी काफी चोटें आई हुई थी। जैसे तैसे उन तीनों को अस्पताल ले जाया गया। वहां पहुंचते ही डॉक्टर ने बताया कि पंक्ति की मां दुनिया छोड़कर जा चुकी है। ये आघात पंक्ति के पिता बर्दाश्त ना कर सके और उन्हें इलाज के दौरान ही दिल का दौरा पड़ गया और उनकी भी मौत हो गई। पंक्ति को भी काफी चोट आई थी, इसलिए उसका इलाज किया जा रहा था। उसे इस बात की भनक तक नहीं थी कि उसके माँ पापा उसे इस दुनिया में अकेला छोड़कर जा चुके हैं। ड्रेसिंग रूम में जहां पटनज उसकी मरहम पट्टी कर रही थी, वहां पर उसके चाचा आकर उसे ये खबर देते हैं कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर एक पल को तो पंक्ति सुन्न रह गई, वहीं दूसरे पल वो भागती हुई अपने माता पिता के शव के पास जाकर फुट फुट कर रोने लगी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक ही दिन में उसकी दुनिया कैसे उजड़ सकती है। बहुत मुश्किल से खुद को संभाल कर अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ उसने अपने माँ पापा का अंतिम संस्कार किया।
पंक्ति अपनी किस्मत पर रोए जा रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि ये तो बस उसके दुखों की शुरुआत है। जैसे तैसे पंक्ति खुद को संभाल कर कॉलेज जाने लगी। पंक्ति के चाचा चाची अपने बच्चों के साथ उसके साथ रहने आ गए थे। कुछ दिनों तक तो उसके चाचा चाची दिखावा करने के लिए ही उससे अच्छे से पेश आते रहे, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वे पंक्ति को बुरा भला कहने का एक मौका नहीं छोड़ते थे। पंक्ति कभी उन्हें पलटकर कोई जवाब नहीं देती थी, क्योंकि अब अपनों के नाम पर उसके पास सिर्फ उसके चाचा चाची ही तो थे। पंक्ति के पापा एक साधारण कर्मचारी थे, जिनके पास संपत्ति के नाम पर कुछ रुपए और एक छोटा सा घर था जिसमें वो रहा करते थे। इसलिए पंक्ति के चाचा को उनके बड़े भैया की मौत होने पर कुछ खास फायदा नहीं हुआ। दिन पर दिन पंक्ति उन्हें बोझ लगने लगी थी। उसकी पढ़ाई का खर्च ना उठाना पड़े, इसलिए उन्होंने बिना पंक्ति की मर्जी जाने जल्दी से कोई लड़का ढूंढकर पंक्ति की शादी तय कर दी। पंक्ति को तो पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बनना था। वो पहले से ही पढ़ाई में टॉप करती आई थी। वो अपने माँ पापा का नाम रोशन करना चाहती थी, लेकिन बेचारी पंक्ति किस्मत का लिखा मानकर अपने अरमानों की बलि देकर निदान के साथ शादी करने को तैयार हो गई। निदान राय दिखने में हैंडसम था, साथ ही मुंबई की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। उसके माँ बाप गांव में रहते थे और निदान मुंबई में अकेले रहता था। निदान के साथ शादी होने के बाद पंक्ति ने पूरे मन से निदान को अपना लिया था। उसके घर और उसकी सारी जिम्मेदारी पंक्ति ने बखूबी संभाल ली थी। निदान थोड़ा टॉक्सिस नेचर का था। वो पंक्ति को अपने पैरों की जूती की तरह मानता था। कभी सीधे मुंह उससे बात तक नहीं करता था, जिस कारण पंक्ति को कभी कभी बहुत बुरा फील होता था। लेकिन वो अपना दुख कहे भी तो किससे, ये सोच वो अपने भीतर ही अपना गम छुपा लेती थी। शादी के 1 साल के अंदर ही पंक्ति मां बन गई थी और उसकी जिंदगी में उसकी प्यारी बेटी प्रांशी आ चुकी थी। बस तभी से वो सब कुछ भूलकर अपने घर और बेटी के कामों में ही व्यस्त रहती थी। वर्तमान समय, पंक्ति सारा काम समेटते हुए निदान का ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी कि तभी बाहर से निदान की आवाज आती है। पंक्ति, मेरा नाश्ता कहाँ है? पंक्ति, हाँ, बस अभी ला रही हूँ। ये कहते हुए पंक्ति ट्रे में ऑमलेट की प्लेट रखते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगती है। बाहर जाकर पंक्ति टेबल पर नाश्ता रखते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, ये लीजिए आपका नाश्ता, ऑमलेट, सलाद और जूस। निदान, थैंक्स। इतना कहकर वो फोन देखते हुए ही अपना नाश्ता खाने लगता है। जैसे ही वो जूस का ग्लास हाथ में लेकर उसका एक सिप लेता है, वो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो पंक्ति पर चिल्लाते हुए कहता है, ये कौन सा जूस है? पंक्ति घबराते हुए, पाइनएप्पल जूस। निदान, बेवकूफ औरत, आज मुझे ये पाइनएप्पल जूस क्यों दिया है, जबकि तुम्हें अच्छे से पता है कि आज मैं ऑरेंज जूस पीता हूँ। उद्धरण चिन्ह। पंक्ति, सॉरी, वो गलती हो गई, मैं भूल गई थी, वो आज। पंक्ति की कोई बात बिना सुने ही निदान ने भरा हुआ जूस का ग्लास उसके मुंह पर उड़ेल दिया और उसे आंखें दिखाते हुए वहां से उठकर चला गया। पंक्ति की आंखों में आंसू आ गए। वो रो पाती उससे पहले उसकी नजर टेबल के पास खड़ी प्रांशी पर चली गई। टेबल के पास प्रांशी हाथ में एक टेडी लिए डरी हुई खड़ी थी। एपिसोड 2, एरोगेंट युग मल्होत्रा। गुस्से में आकर निदान भरा हुआ जूस का ग्लास पंक्ति के चेहरे पर उड़ेल देता है। पंक्ति रोने ही जा रही थी कि उसकी नजर पास खड़ी प्रांशी पर जाती है, जो सहमे हुए उसे ही देख रही थी। पंक्ति अपनी बेटी को देखकर खुद को संभाल लेती है और जल्दी से जाकर अपना मुंह धोकर आ जाती है। फिर प्रांशी से कहती है, चलो प्रांशी, अब मम्मा और प्रांशी आराम से नाश्ता करेंगे, आ जाओ। प्रांशी 3 साल की थी, जो भली भांति अपने सामने हो रही चीजों को महसूस कर सकती थी। प्रांशी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर अपनी मां की तरफ देख रही थी। पंक्ति उसके पास जाकर प्रांशी के सामने घुटनों के बल बैठ जाती है। इस वक्त उसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो कुछ देर पहले रो रही थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। वो बड़े प्यार से प्रांशी के गालों पर हाथ रखते हुए कहती है, क्या हुआ बेटा? उद्धरण चिन्ह। प्रांशी अपनी प्यारी सी आवाज में उससे कहती है, मम्मा, पापा बहुत गंदे हैं, वो हमेशा आपको डांटते क्यों रहते हैं? ये सुनकर तो मानो पंक्ति को एक जोरदार झटका लग गया। उसने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि उसकी बेटी अब इतनी बड़ी हो गई है कि सवाल कर सके। अब जाकर उसे एहसास हो रहा था कि इन सब चीजों का प्रांशी के दिमाग पर बहुत बुरा असर कर रहा होगा। वो प्रांशी को बहलाते हुए कहती है, नहीं मेरा बच्चा, ऐसा नहीं बोलते, पापा मम्मा को डांटते नहीं है, वो तो बस पापा को ज्यादा काम रहता है ना, इसलिए थोड़ा चिढ़ जाते हैं। प्रांशी मासूमियत के साथ, आप भी तो काम करते हो, पर आप मुझे नहीं डांटते। पंक्ति मुस्कुराते हुए उसे अपने गोद में उठाते हुए कहती है, अरे मेरी प्यारी गुड़िया, आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग गई हो।
प्रांशी अपना टेडी दिखाते हुए उससे कहती है, मैं अब एडी की मम्मी हूँ, इसलिए मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। पंक्ति उसकी बात सुनकर हंसने लगती है और उससे कहती है, अच्छा बाबा, आप बड़ी हो गई हो, तो अब बड़ों के जैसे नाश्ता कर लें। और दोनों माँ बेटी साथ बैठकर नाश्ता करने लगते थे। पंक्ति की जिंदगी में सिवाय उसकी बेटी प्रांशी के अलावा कोई खुशियां नहीं थी। निदान ने कभी भी उससे सीधे मुंह बात तक नहीं की थी, और उसे बेइज्जत करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। अब तो उसने निदान से प्यार की उम्मीद ही छोड़ दी थी। बस एक प्रांशी को देखकर ही वो अपनी जिंदगी के कड़वे घूंट पिए जा रही थी। उसका सारा दिन प्रांशी और घर के कामों में बीत जाता था। यूं तो निदान इतना तो कमा ही लेता था कि वो घर के कामों के लिए एक हेल्पर रख सके, लेकिन वो पंक्ति को घर के सारे काम खुद ही करने को कहता था। पंक्ति घर का सारा काम करके अपनी बेटी को संभालती थी। प्रांशी के सो जाने के बाद वो सिलाई सीखा करती थी। इस तरह से हंसते रोते पंक्ति की जिंदगी चल रही थी। तारांकन, मुंबई का मशहूर टेनिस कोर्ट जहां बड़े घर के लोग टेनिस प्रैक्टिस के लिए आते थे, वहां पर एक कोर्ट में एक बहुत हैंडसम लड़का टेनिस प्रैक्टिस कर रहा था। वो लड़का दिखने में इतना डैशिंग था कि आसपास की लड़कियां टेनिस देखने के बहाने उसे ही देखे जा रही थी। वो लड़का था युग मल्होत्रा। युग 26 साल का था। युग का कद 6 फीट लंबा था और उसकी मकुलर बॉडी थी। वो परफेक्ट टॉल, डार्क एंड हैंडसम लड़का था। इस वक्त वो टेनिस खेलते हुए पसीने से नहाया हुआ था, लेकिन फिर भी उसका ऑरा एकदम चार्मिंग लग रहा था। काफी देर तक प्रैक्टिस करने के बाद युग अपना टेनिस रैकेट साइड में रखकर एक बेंच के पास जाता है और वहां रखी पानी की बोतल उठाकर पीने लगता है। टेनिस खेलते हुए उसे इतनी गर्मी हो गई थी कि आधा पानी वो अपने मुंह पर डालने लगा। पानी उसके चेहरे से होते हुए, उसकी चेस्ट से होते हुए उसके एब्स पर जा रहा था। ये देख आसपास की लड़कियां पागल हुए जा रही थी। उनमें से एक लड़की युग के पास जाने लगी। इस लड़की का नाम अनाया था। अनाया एक बड़े अमीर घर की बिगड़ैल और जिद्दी लड़की थी, जिसे किसी भी कीमत पर अपनी जिद को पूरी करना होता था। वो दिखने में भी हॉट और सेक्सी थी। वो युग के पास जाती है और युग के एब्स को छूने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो युग को हाथ लगा पाती कि उससे पहले ही युग उसका हाथ झटक देता है। ये देख अनाया अपनी भौहें तानकर कहती है, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। आई एम अनाया श्रॉफ, टॉप मॉडल। हम लगभग सभी पेज 3 पार्टी में मिलते हैं। युग बिना उसकी तरफ देखे अपना बैग पैक करने लगता है। अनाया को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। कहाँ तो लोग उसके एक झलक पाने को मरते थे, और ये युग था कि उसकी तरफ ठीक से देख भी नहीं रहा था। लेकिन अनाया कहाँ हार मानने वाली थी। वो फिर से युग के और करीब जाकर उसकी चेस्ट पर हाथ रख देती है। इस पर युग को इतना गुस्सा आता है कि वो उसे जोर का धक्का देकर नीचे गिरा देता है। अनाया तो बस हक्की बक्की रह जाती है और युग उसे वार्निंग देते हुए कहता है, डोंट डेयर टू टच मी लाइक दिस। मुझे तुम जैसी लड़कियों से नफरत है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर युग अपने लंबे कदम भरता हुआ वहां से बाहर निकल जाता है। अनाया खुद को बहुत ज्यादा इंसल्टेड महसूस कर रही थी। आज से पहले कभी किसी लड़के ने अनाया को रिजेक्ट नहीं किया था, लेकिन ये युग तो सरेआम उसकी बेइज्जती करके चला गया था। युग वहां से बाहर आकर वहीं पर बने लग्जरी बाथरूम में चला जाता है। वो शावर लेकर अपने कपड़े बदल लेता है। तभी उसके मोबाइल की रिंग बजती है। वो फोन रिसीव करके हेलो बोलता ही है कि सामने से एक औरत उससे कुछ बात करने लगती है, जिससे सुनकर युग के चेहरे पर चिंता और गुस्से के मिले जुले भाव तैर जाते हैं। वो उस शख्स की सारी बात सुनकर बस कुछ शब्द कहता है, तुम छोड़ दो, मैं आ रहा हूं। इतना कहकर इसने फोन काट दिया और अपनी आंखों में काले चश्मे चढ़ाकर बाहर निकल गया। एपिसोड 3, अयांश की जिद। युग जल्दी से टेनिस कोर्ट के बाहर निकल जाता है और अपनी कार को फुल स्पीड में दौड़ाते हुए घर की ओर निकल जाता है। युग की कार एक बड़े से विला के सामने रुक जाती है। वो विला बहुत बड़ा और खूबसूरत सा था। एक बड़े से गेट के बाहर ही वॉचमैन खड़ा था। युग की कार को देखकर वो जल्दी से गेट खोलकर साइड में खड़ा हो जाता है। गेट के अंदर एक रास्ते से होते हुए युग की कार विला के पास बने हुए गैराज में पार्क करके तेजी से अंदर जाने लगता है। जैसे ही वो अपने कदम हॉल में रखता है तो उसकी नजर नीचे बिखरे हुए सामान पर जाती है। सारा हॉल टूटे हुए सामान से भरा पड़ा था। महंगे और कीमती शो पीस नीचे टूटे हुए थे। एक नौकर एक कोने से सफाई करने में लगा हुआ था। वही दूसरा नौकर युग को आते हुए देख फटाफट उसके पास आता है और अपना सिर झुकाकर कहने लगता है, साहब, आज सुबह से ही अयांश बाबा जिद कर रहे हैं, न तो वो कुछ खा रहे हैं न ही तैयार हो रहे हैं। युग अयांश के कमरे तक आते आते उस सर्वेंट की बातें सुन रहा था। कमरे के बाहर आकर युग अपनी एरोगेंट आवाज में उस नौकर से कहता है, तुम जाओ। वो नौकर सिर झुकाकर वहां से चले जाता है। युग कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होता है। कमरे में भी सारी चीजें असत व्यस्त पड़ी हुई थी।
युग सामने बेड की तरफ देखते हुए सावधानी से अपने कदम आगे बढ़ाता है। बेड पर एक 3 साल का लड़का अपना मुंह फुलाए बैठा हुआ था, जो युग को देखकर अपनी नजरें फेर लेता है। युग के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, जिसे देख पाना भी मुश्किल था। युग बेड पर उसके पास में बैठ जाता है और अपनी गंभीर आवाज में उससे कहता है, ये क्या मिसबिहेवियर है अयांश, क्यों तुमने आज सुबह से कुछ खाया नहीं है? उद्धरण चिन्ह। अयांश अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाते हुए अपनी प्यारी आवाज में उससे कहता है, मैं आपसे बहुत ज्यादा गुस्सा हूं, इसलिए मुझे आपसे बिल्कुल बात नहीं करनी है। युग, हम और तुम मुझसे क्यों गुस्सा हो? अयांश चिल्लाते हुए, डैड, आपको अपना प्रोमिस बिल्कुल भी याद नहीं है। आपने मुझसे कहा था कि आज पूरा दिन आप मेरे साथ ही रहोगे, और आप तो आज सुबह से ही बाहर चले गए। अयांश एक ही सांस में युग से सारी शिकायतें कर देता है। युग के पास उसकी शिकायतों का कोई जवाब नहीं था। युग एक ठंडी सांस छोड़ते हुए उससे कहता है, ठीक है, समझ गया, लेकिन अभी दिन खत्म नहीं हुआ है। अभी हम बाकी का दिन साथ स्पेंड कर सकते हैं। जहां तुम चाहो वहां जा सकते हैं। अब बताओ कि सारा दिन इस तरह से मुंह फूला कर बैठे रहना है या जल्दी से रेडी होकर बाहर जाना है? ये सुनकर अयांश अपनी एक उंगली से अपने सिर पर मारते हुए कुछ सोचने का नाटक करता है, और कुछ देर सोचने के बाद वो अपनी चमकती हुई आंखों से युग से कहता है, ठीक है, अब आप इतना कह ही रहे हो तो चलो, आपके साथ चल ही देता हूं। युग हैरानी के साथ अपनी भौहें चाकर उस नन्हे शैतान की तरफ देखता है, जो अभी से इतना डोमिनेटेड था, और वो इतना डोमिनेटेड होता भी क्यों ना, आखिर वो युग मल्होत्रा का बेटा जो था, तो इतना घमंड होना तो बनता ही था। युग बाहर से अयांश की केयर टेकर को आवाज लगाता है, और अयांश को रेडी करके उसे खिलाने को कह देता है। अब अयांश भी खुशी खुशी उसकी बात मान लेता है और अपनी केयर टेकर के साथ तैयार होने चला जाता है। युग कुछ सोचते हुए अयांश को जाते हुए देख रहा था कि तभी दरवाजे से एक औरत की आवाज आती है, अयांश कितना बड़ा हो गया है ना? उद्धरण चिन्ह। युग उस तरफ देखता है, वो युग की मां शांति मल्होत्रा खड़ी थी। युग उनसे सवाल करता है, मां, आप यहाँ कब आए? शांति जी, मुझे दिनू काका ने फोन पर बताया, इसलिए मैंने सोचा कि इसी बहाने मैं अयांश से मिल भी लूंगी। युग बिना कुछ कहे वहां से जाने लगता है कि तभी शांति जी उसको रोकते हुए कहती है, आखिर कब तक तुम यहाँ अकेले रहोगे? तुम सबके साथ घर पर रहने क्यों नहीं आ जाते बेटा? युग, मेरे वहां ना रहने का कारण आप अच्छी तरह से जानती है। शांति जी अपनी आंखों में उदासी लेकर उससे कहती है, अब कब तक उन बातों को तुम अपने दिल पर लेकर बैठोगे बेटा? उस वक्त हम सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहते थे, इसलिए। युग, इसलिए किसी मासूम को अनाथाश्रम में छोड़ देने की तैयारी कर चुके थे। ये सुनकर शांति जी की नजरें झुक जाती है। कुछ पल बाद वो हिम्मत करके युग से कहती है, अगर तुम यहाँ अकेले ही रहना चाहते हो तो तुम किसी लड़की, अच्छी लड़की से शादी क्यों नहीं कर लेते? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? ये सुनकर युग कटाक्ष भरी हंसी के साथ शांति जी को जवाब देता है, आपके पास बार बार मेरी शादी करवाने के अलावा कोई और काम ही नहीं है क्या? शांति जी, बेटा तुम सारी जिंदगी इस तरह अकेले नहीं रह सकते, और तो और अयांश भी बड़ा हो रहा है। अब उसको भी तो माँ की जरूरत महसूस होती होगी। युग अपनी कड़क आवाज में, उसे कभी माँ की जरूरत नहीं है। मैं उसे दुनिया की सारी चीजें ला दूंगा, जो उसे चाहिए वो सब मैं उसे ला कर दूंगा। उसे माँ की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। शांति जी, तुम अयांश को तो सारी चीजें लाकर उसकी जरूरत पूरी कर दोगे, लेकिन तुम्हारा क्या होगा बेटा? तुम सारी जिंदगी अकेले कैसे काटोगे? मैं बस तुम्हारा बस हुआ घर देखना चाहती हूँ। युग, एक बार मेरा घर बसा चुके थे ना आप लोग। नफरत है मुझे शादी के नाम से, अब बस बहुत हो गया, मुझे इस बारे में कोई और बात नहीं करनी है। इतना कहकर वो गुस्से में कमरे से बाहर चला जाता है। शांति जी बस उसे जाते हुए देख कुछ सोच रही थी। फिर वो अपनी ठंडी आह भरते हुए कहती है, हमारी गलती की वजह से आज मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद होकर रह गई है। काश वो सब कभी ना हुआ होता, तो शायद मेरा बच्चा आज खुश होता। इतना कहते हुए उनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। एपिसोड 4, पंक्ति की लाचारी। अब तक आपने पढ़ा कि कैसे पंक्ति की जिंदगी गहरे उलझनों और परेशानी में उलझी हुई है। साथ ही साथ युग भी अपने अतीत को भूला ना पाया है। शांति जी युग को दोबारा शादी करने के लिए समझाती हैं, लेकिन युग गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। अब आगे, अपनी माँ की बातें सुनकर युग गुस्सा होकर अपने कमरे में चला आता है। वो सीधा बाथरूम जाकर शावर के नीचे खड़ा होकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। युग उसकी माँ की बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, इसलिए वो सीधा अपने कमरे में आकर शावर लेने चला जाता है। ठंडे पानी के फुहारों में वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद करते ही उसकी आंखों के सामने अतीत के दृश्य घूमने लगते हैं। दरअसल युग जब 23 साल का हुआ तब उसके दादाजी धर्मपाल मल्होत्रा को 2 बार दिल का दौरा पड़ चुका था।
उनकी हालत नाजुक रहने लगी थी। युग उनके घर में सबसे बड़ा पोता था, इसलिए परिवार का सबसे बड़ा पोता होने के नाते दादाजी युग की शादी करवाने की जिद कर बैठे। हालांकि तब युग ने शादी करने से साफ साफ मना कर दिया था और दादाजी भी अपना मन महसूस कर चुप रह गए। लेकिन युग के पापा मिस्टर रविश मल्होत्रा ने अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए युग की जबरदस्ती शादी करवा दी। युग की शादी उसके दादाजी के अजीज दोस्त मनमित भंडारी की पोती मालिनी भंडारी के साथ तय कर दी। बड़े धाम धूम से दोनों की शादी करवा दी गई। युग इस शादी से खुश नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार वालों की मर्जी से शादी करने को तैयार हो गया था। मालिनी एक खूबसूरत लड़की थी। मालिनी के जिद करने पर ही शादी के 1 साल में युग और मालिनी का बेटा हुआ, जिसका नाम अयांश रखा गया। अयांश के पैदा होते ही मालिनी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। अयांश 15 दिन का ही हुआ था तभी उसने युग से डिवोर्स की मांग की और अयांश को दूध पिलाना भी बंद कर दिया, क्योंकि उसने ये शादी सिर्फ पैसों की लालच में की थी। बेचारा अयांश भूख के मारे बिलखता रहता और मालिनी उसे एक नजर देखती तक नहीं थी। उसने ये शर्त रखी थी कि अगर उसे डिवोर्स के साथ एलिमनी में 10 करोड़ रुपए मिलेंगे तभी वो अयांश को दूध पिलाएगी। युग को मालिनी पर गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन अयांश के खातिर उसने उसी वक्त डिवोर्स पेपर बनवाकर उसे डिवोर्स दे दिया और साथ ही साथ उसके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर कर दिए। मालिनी बहुत खुश हो गई। उसने उस वक्त तो अयांश को दूध पिला दिया, लेकिन अगले ही दिन वो अयांश को छोड़कर अपने कपड़े और ज्वेलरी लेकर मल्होत्रा निवास से चली गई। दादाजी, जो कि इन सब का कसूरवार खुद को ठहरा रहे थे, जिस वजह से उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उसी पल वो ये दुनिया को अलविदा कह चुके थे। सारा मल्होत्रा परिवार सदमे में आ गया। किसी ने ये नहीं सोचा कि युग की शादी का ये अंजाम होगा। बस तभी से युग को लड़कियों और शादी के नाम से ही चिढ़ होने लगी। लेकिन वो कभी भी अयांश को अपने से दूर नहीं करता था। अयांश भी युग के साथ बहुत खुश रहता था। युग के घर पर उसके माँ पापा, उसका एक छोटा भाई, दादी, उसके चाचा चाची, उनके बच्चे साथ ही रहते थे। वो सभी अयांश का अच्छे से ध्यान रखते थे। देखते ही देखते अयांश 1 साल का हो गया। बड़े ही धाम धूम से अयांश का पहला बर्थडे मनाया गया। उसी समय उसकी दूर की बुआ आई हुई थी। उन्होंने दादी और रविश जी को समझाया कि उन्हें युग की दूसरी शादी कर देनी चाहिए, आखिर अभी युग की उम्र ही क्या है। उन्होंने ये भी सुझाया कि युग के लिए उनकी नज़र में एक लड़की है, लेकिन अयांश की वजह से वो शादी के लिए तैयार नहीं है। अगर वो अयांश को अनाथाश्रम में छोड़ दे तो वो युग के लिए एक से एक लड़कियां ले आएगी। रविश जी को उनकी बातें सही नहीं लगी, लेकिन दादी को बुआ की बात एकदम ठीक लगी। इसलिए उन्होंने युग को अयांश को अनाथाश्रम छोड़कर आने को कह दिया। वैसे भी वो अयांश को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। युग उनकी बात सुनकर दादी पर गुस्सा हो गया और अब तक की सारी भड़ास उसने दादी पर निकाल दी। इस वजह से रविश जी उसे तमाचा जड़ देते हैं। युग को इतना गुस्सा आता है कि वो उसी वक्त वो अयांश को साथ लेकर मल्होत्रा निवास छोड़कर चला जाता है। बस तब से आज का दिन था। वो कभी मल्होत्रा निवास नहीं गया था, लेकिन उसके परिवार से रविश जी और दादी को छोड़कर सभी सदस्य युग और अयांश को मिलने के लिए उसके विला में आते रहते थे। काफी देर तक बीती बातों को याद करते हुए युग शावर के नीचे ही खड़ा रहता है। जब उसे थोड़ी ठंडक महसूस होने लगती है तब वो शावर बंद करके बाहर आता है और जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाता है। नीचे डाइनिंग टेबल पर शांति जी अयांश को अपने हाथों से नाश्ता खिला रही थी और अयांश खुशी खुशी अपना खाना खा रहा था, क्योंकि उसकी युग के साथ बाहर जाने की जिद जो पूरी होने वाली थी। यहाँ दूसरी तरफ निदान का घर। रात होने को थी, लेकिन निदान अब तक घर नहीं आया था। पंक्ति ने अपनी प्रांशी को खाना खिलाकर सुला दिया था और वो खुद निदान का इंतजार कर रही थी। उसने सोच लिया था कि आज वो निदान से इस बारे में बात करेगी कि अब उन्हें प्रांशी के बारे में सोचकर कुछ बोलना या करना चाहिए जिससे उसके दिमाग पर कुछ भी बुरा प्रभाव ना पड़े। वो लिविंग रूम में बैठी हुई टीवी चालू कर बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान तो सुबह प्रांशी ने जो कहा उसी बातों में घूम रहा था। तभी डोरबेल बजती है। पंक्ति जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती है। सामने निदान खड़ा था। पंक्ति मुस्कुराते हुए उसका बैग लेकर उससे कहती है, आज आपको काफी लेट हो गया। निदान अपनी कड़क आवाज में, अब ऑफिस में इतना काम होता है तो लेट तो होगा ही ना, तुम्हारी तरह घर पर बैठकर सारा दिन टाइम पास थोड़े ही करना होता है। ये सुनकर पंक्ति को बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देती, बस अपमान का घूंट पीकर रह जाती है। फिर वो निदान से कहती है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपका खाना लगा देती हूँ। निदान, मुझे नहीं खाना, मैं बाहर खाकर आया हूँ। इतना बोलकर वो कमरे में चला जाता है। पंक्ति अपना उदास सा चेहरा लेकर कुछ पल को वही बैठ जाती है। शादी के बाद कभी भी निदान ने उससे प्यार से बात तक नहीं की थी। भले ही ये शादी उसकी मर्जी से ना हुई हो, लेकिन उसके भी कुछ अरमान थे, जैसे हर एक लड़की के अपने पति को लेकर होते हैं।
लेकिन पंक्ति के अरमानों की चिता जल चुकी थी। प्यार से बात करना तो दूर रहा, निदान ने कभी उससे ये तक नहीं पूछा था कि उसने ठीक से खाना खाया भी है या नहीं। प्रेगनेंसी में भी उसने पंक्ति की कोई देखभाल नहीं की थी। पंक्ति जब भी ये सब सोचती तो उसे बहुत बुरा महसूस होता था। एपिसोड 5 पंक्ति की प्रति निदान का जालिम व्यवहार। निदान देर रात घर आया था, लेकिन फिर भी उसने पंक्ति को ये तक पूछना जरूरी नहीं समझ कि उसने खाना खाया भी है या नहीं। पंक्ति अपना उदास सा चेहरा लेकर कुछ पल को वही बैठ जाती है। शादी के बाद कभी भी निदान ने उससे प्यार से बात तक नहीं की थी। भले ही ये शादी उसकी मर्जी से ना हुई हो, लेकिन उसके भी कुछ अरमान थे, जैसे हर एक लड़की के अपने पति को लेकर होते हैं। लेकिन पंक्ति के अरमानों की चिता जल चुकी थी। प्यार से बात करना तो दूर रहा, निदान ने कभी उससे ये तक नहीं पूछा था कि उसने ठीक से खाना खाया भी है या नहीं। प्रेगनेंसी में भी उसने पंक्ति की कोई देखभाल नहीं की थी। पंक्ति जब भी ये सब सोचती तो उसे बहुत बुरा महसूस होता था। फिर भी पंक्ति ने कभी कोई शिकायत नहीं की, यहाँ तक कि वो कभी भगवान के सामने भी कोई शिकायत नहीं करती थी। जो भी उसे मिला उसे उसने अपना भाग्य समझकर अपना लिया। पंक्ति कुछ देर ऐसे ही बैठी रही, फिर वो अपने आप को हालत समझाकर अपने कमरे में आ जाती है। तब तक निदान फ्रेश होकर आ चुका था। पंक्ति उसे देखकर अपनी बात कहते हुए उससे कहती है, निदान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। निदान बिना उसकी तरफ देखते हुए ही कहता है, हाँ बोलो। पंक्ति कुछ झिझकते हुए उससे कहती है, निदान, प्रांशी अब बड़ी हो रही है, उसे पहले के मुकाबले काफी सारी चीजें समझ आ जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें उसके सामने कुछ बोलने या बहस करने से पहले ये सोचना चाहिए कि उस पर क्या असर होगा। आज सुबह आपने जो किया उसे प्रांशी ने देख लिया था, इसलिए मुझे लगता है कि उसकी बात बीच में ही काटते हुए ही निदान उसके करीब जाते हुए उससे कहता है, सुबह मैंने क्या किया था पंक्ति डार्लिंग। निदान उसके बेहद करीब जाकर उसकी पतली कमर पर अपने हाथ सहलाते हुए कहता है। पंक्ति उसकी छुअन को महसूस करते हुए घबरा जाती है और उसके मुंह से एक भी शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। उसके कुछ भी ना बोलने पर निदान उसकी कमर पर जोर से चूटी काटते हुए कहता है, क्या हुआ मेरी प्यारी बीवी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। निदान उसकी कमर पर इतनी जोर चूटी काट रहा था कि पंक्ति के मुंह से दर्द भरी आह निकल जाती है और वो निदान की पकड़ से खुद को छुड़ाते हुए ही उससे कहती है, निदान छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन निदान को तो जैसे उसकी बातों का फर्क ही ना पड़ रहा हो, वैसे वो अपनी पकड़ उसकी कमर पर और मजबूत बनाता जा रहा था। निदान एक हाथ से उसकी कमर पर चिकोटी काट रहा था, वही दूसरे हाथ से पंक्ति के छोटे से चेहरे को जोरों से रगड़े जा रहा था। निदान अपने दांतों को भिंचते हुए पंक्ति से कहता है, आज सुबह ही तो तेरे मुंह पर जूस फेंक कर तुझे तेरी गलती बताई थी ना, रात होते ही तू उसको भूलकर मुझे ही समझाने को आ गई। बहुत तेज हो गई है, गंवार कहीं की। अब तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। पंक्ति की आंखों से छल छल आंसू बहने लग गए थे, लेकिन निदान को उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं आ रहा था। पंक्ति उसे समझाते हुए कहती है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं तो बस। उद्धरण चिन्ह। निदान गुस्से में आकर उसके एक हाथ से उसके जबड़े को पकड़ लेता है और अपना चेहरा उसके करीब ले जाकर उससे कहता है, मुझसे जबान चला रही है, लगता है बहुत दिनों से तेरी अक्ल को ठिकाने नहीं लगाया है, इसलिए तू भूल गई है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर पंक्ति घबरा जाती है, उसकी आंखों में डर साफ देखा जा सकता था। उसकी आंखों में खुद के प्रति डर देखकर निदान के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ जाती है। पंक्ति डरते हुए अपना चेहरा ना में हिलाने की कोशिश करते हुए कहती है, ना ना, आई एम सॉरी निदान, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। उद्धरण चिन्ह। निदान उसकी बातों को बीच में ही काटते हुए कहता है, ना पंक्ति डार्लिंग, अब माफी मांगने में देर हो चुकी है, अब तुमको सजा मिलेगी। इतना कहते हुए ही निदान अपने होठों को पंक्ति के नाजुक और गुलाबी होठों पर रख देता है और उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। वो पंक्ति के होठों को किसी जानवर की तरह काट रहा था। पंक्ति लगातार उससे छूटने का प्रयास कर रही थी, लेकिन नाजुक पंक्ति में इतनी ताकत नहीं थी कि वो खुद को निदान की चपेट से छुड़ा सके। लगभग 5 मिनट तक उसके होठों को काटने और चूसने के बाद निदान उसके होंठ झटके के साथ अलग करता है। पंक्ति की सांसें उथल रही थी, उसके होठों से खून बहने लगा था, लेकिन निदान को उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने एक हाथ से पंक्ति के ड्रेस की जिप खोल दी और उसे बेड पर धकेल दिया। फिर अपनी बेल्ट खोलते हुए उससे कहने लगा, अपना ध्यान मुझे बेटा देने में लगाओ, इतने टाइम से तू मुझे एक बेटा नहीं दे पा रही, आज तुझे इसके लिए सबक सीखना ही पड़ेगा। इतना कहकर निदान पंक्ति के ऊपर आ जाता है और उसका शरीर दबोचकर उसे नोचने लगता है। काफी देर तक उसके शरीर पर भड़ास निकाल लेने के बाद वो निढाल होकर सो जाता है। वही पंक्ति अपनी आंखें छत पर टिकाए हुए बस एकटक शून्य पर देखकर सोचती रहती है।
इन 3 साल की शादी में ही निदान ने पंक्ति को अपने रंग दिखा दिए थे। वो कभी भी पंक्ति से सीधे मुंह बात तक नहीं करता था, यहाँ तक कि इतने सालों में कभी भी उसने पंक्ति को प्यार से नहीं छुआ था। शादी के तुरंत बाद ही उसने पंक्ति को प्रेग्नेंट कर दिया था। प्रांशी के जन्म के 3 महीने बाद ही उसने बेटे के लिए पंक्ति से जबरदस्ती करना शुरू कर दिया था। अभी तो पंक्ति का शरीर तक ये सब झेलने के काबिल नहीं था, फिर भी 6 महीने में ही वो दूसरी बार प्रेग्नेंट हो गई, मगर शरीर में कमजोरी होने के कारण उसका मिसकैरेज हो गया। तब भी निदान उसे अस्पताल तक देखने नहीं आया था। उसकी पड़ोस में रहने वाली सिया, जो कि पंक्ति की काफी अच्छी सहेली बन गई थी, उसने ही पंक्ति और प्रांशी का ध्यान रखा था। तभी सिया के समझाने पर पंक्ति ने निदान को बिना बताए गर्भ निरोधन ट्रीटमेंट करवा लिया था। लेकिन पंक्ति की बुरी किस्मत जो ये बात निदान से ज्यादा देर छुप नहीं पाई। जब निदान को ये बात पता चली तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, यहाँ तक कि उसने पंक्ति को बहुत मारा पीटा भी था और अगले ही दिन उसे अस्पताल ले जाकर गर्भनिरोधन प्रक्रिया को निकलवा दिया। तभी से वो लगातार बेटे के लिए पंक्ति के साथ जबरदस्ती करता था। वो बस हमेशा से अपना गुस्सा निकालने या अपनी मर्दानगी जताने के लिए ही पंक्ति के साथ जिस्मानी रिश्ता बनाता था। अगर सही मायने में देखा जाए तो निदान ने हर रात पंक्ति का सिर्फ और सिर्फ रेप ही किया था। ये सारी बातों को याद करके पंक्ति के मुंह से एक ठंडी आह निकलती है और उसकी आंखों से एक कतरा आंसू बहकर उसके गालों पर लुढ़क जाता है। क्रमशः कहानी की नीड की वजह से डोमेस्टिक वायोलेंस को दिखाना जरूरी था। अगर किसी शब्द से किसी को हर्ट हुआ हो तो तहे दिल से उसके लिए माफी मांगती हूँ। लेकिन कईयों के लिए ये भाग सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि आज भी कितनी ही औरतें चुपचाप अपने साथ हो रहे इस तरह के अन्याय को सिर्फ समाज के सामने अपनी शादी बचाने और अपने बच्चों के भविष्य का सोचकर सहती रहती है। मेरा उन सभी से निवेदन है कि कोई भी रिश्ता अपनी जान और स्वाभिमान के ऊपर नहीं होता। अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए। जुल्म सहने वाला भी जुल्म करने वाले के जितना ही गुनहगार होता है। एपिसोड 6 वर्कहोलिक युग मल्होत्रा। निदान आए दिन पंक्ति के साथ बदसलूकी करता रहता था। प्रांशी के जन्म के बाद से ही वो लगातार बेटे के लिए पंक्ति के साथ जबरदस्ती करता था। वो बस हमेशा से अपना गुस्सा निकालने या अपनी मर्दानगी जताने के लिए ही पंक्ति के साथ जिस्मानी रिश्ता बनाता था। अगर सही मायने में देखा जाए तो निदान ने हर रात पंक्ति का सिर्फ और सिर्फ रेप ही किया था। ये सारी बातों को याद करके पंक्ति के मुंह से एक ठंडी आह निकलती है और उसकी आंखों से एक कतरा आंसू बहकर उसके गालों पर लुढ़क जाता है। वो एक नजर निदान की तरफ देखती है और बेड से उठकर खिड़की के पास चली जाती है। अपनी खाली आंखों से आसमान की तरफ देखकर वो अपनी किस्मत पर रोने लगती है। पंक्ति रोते हुए ही आसमान की तरफ देखकर कहती है, माँ पापा आप क्यों मुझे इतनी जल्दी छोड़कर चले गए? अगर आप मुझे छोड़कर नहीं गए होते तो शायद आज मेरी ये हालत ना होती। मैं भी अच्छे से पढ़ाई करके बड़ी अफसर बनती, फिर कभी कोई मुझे गवार नहीं कह पाता। आखिर मेरी गलती क्या थी जो मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है? बस यूं ही खुद से ही सवाल जवाब करते हुए पंक्ति खिड़की के पास ही बैठे हुए सो गई। मुंबई में ही एक बड़ी सी बिल्डिंग के 10वें फ्लोर पर एक शानदार ऑफिस बना हुआ था। आज सुबह से ही वहां पर काम करने वाले लगभग सभी एम्प्लॉई इधर से उधर भागते हुए काम करने में लगे हुए थे। तभी वहां दरवाजे के पास से एक लड़की दौड़ती हुई अंदर आती है और हौंफते हुए ही कहने लगती है, सभी लोग अलर्ट हो जाओ, युग सर आ चुके हैं। ये सुनकर सभी अपनी अपनी फाइल लेकर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। तभी दरवाजे से चलता हुआ युग अंदर आ गया। युग अपनी रौबदार चाल में चलकर आ रहा था। उसने कस्टम मेड सूट पहन रखा हुआ था और आंखों में ब्लैक गॉगल्स लगाए हुए थे। युग का ऑरा देखते किसी को भी उसको एकटक देखने पर मजबूर कर दे ऐसा था। सभी युग को अपनी जगह पर खड़े होकर गुड मॉर्निंग विश करते जा रहे थे और युग उन सभी को इग्नोर करके आगे बढ़कर अपने केबिन में चल गया। युग के केबिन में जाते ही शलाका, वही लड़की जिसने अभी युग के आने की खबर दी थी, वो अपने गले पर हाथ रखते हुए चैन की सांस लेती है और अपनी चेयर पर बैठ जाती है कि तभी युग के केबिन से युग की एक जोरदार आवाज सुनाई देती है, शलाका। ये सुनकर तो शलाका चेयर से नीचे गिरते गिरते बच गई। वो दौड़कर युग के केबिन में जाती है और हड़बड़ाते हुए ही कहने लगती है, सर आपने जैसे बोल था मैंने सारे काम वैसे ही करे हैं और अगर कोई काम सही नहीं भी है तो मैं उसे जल्दी पूरा कर दूंगी। युग झल्लाते हुए उससे कहता है, ओह जस्ट शट अप यू इडियट। मेरे केबिन में ये फूल किसने रखे, जबकि तुम्हें ये अच्छे से पता है कि मुझे फूलों से नफरत है। शलाका उन फूलों को उठाते हुए कहती है, सॉरी सर, वो आज नया पेऑन आया हुआ है, उसे आपकी पसंद नापसंद के बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए शायद उसने गलती से रख दिए होंगे। युग अपनी एरोगेंट आवाज में ही कहता है, या तो उसको सब कुछ अच्छे से समझा दो, नहीं तो मैं उसे यहां से निकाल बाहर कर दूंगा, अंडरस्टूड। उद्धरण चिन्ह। शलाका, यस सर, समझ गई सर, मैं अच्छे से उसको सब कुछ समझा दूंगी सर, सॉरी सर।
बड़बड़ाती हुई केबिन से बाहर निकाल जाती है। युग ऐसा ही था, उसे सारा काम अपने हिसाब से ही चाहिए होता था। ऑफिस के सभी लोग इस बात से वाकिफ थे। पिछले 4 सालों में किसी ने भी युग को हंसते मुस्कुराते हुए कभी भी नहीं देखा था। युग ने पिछले 5 सालों में ही अपने बलबूते पर अपना बिजनेस खड़ा किया था। युग की कंपनी मुंबई की मशहूर इवेंट ऑर्गेनाइजर कंपनियों में से एक थी। यही नहीं, युग मल्टीपल बिजनेस में इन्वॉल्व था। उसका एक प्रोडक्शन हाउस भी था जो हर साल लगभग 4 से 5 हिट फिल्में देता था। सभी स्टोर्स युग के प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करने के लिए कोई भी शर्त मानने को तैयार थे। वैसे तो युग का फैमिली बिजनेस भी काफी बड़ा था, लेकिन अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद से ही युग ने सोच लिया था कि उसको अपने दम पर कुछ करना है, और उसने ये करके भी दिखाया था। इस वक्त युग अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था कि तभी उसके केबिन में अर्नव आता है। अर्नव युग का बचपन का दोस्त था और उसकी इवेंट कंपनी में शेयर होल्डर भी था। अगर कोई युग को कोई अच्छे से समझ सकता था तो वो शख्स कोई अर्नव के अलावा कोई नहीं था। बचपन से ही ये दोनों साथ थे। अर्नव केबिन में आकर उसके सामने वाली चेयर पर बैठते हुए कहता है, युग, कल रात की पार्टी में तू आ रहा है। युग बिना लैपटॉप से अपनी नजरें हटाए हुए ही उससे कहता है, तू जानता है कि मुझे इन पार्टियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अर्नव मुंह बनाते हुए, जानता हूं यार, तभी तो तुझे कह रहा हूं कि तुझे जाना चाहिए। वहां ग्लैमर की कोई कमी नहीं होने वाली है, एक से बढ़कर एक मॉडल्स आने वाली है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर युग उसे अपनी भौहें चाहते हुए देखता है, तो अर्नव अपनी बात को संभालते हुए कहता है, मेरा मतलब था कि वहां फॉर अच्छी अच्छी लड़कियां भी आएंगी, अब तुझे तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अयांश को तो माँ की जरूरत है। युग बीच में ही उसे टोकते हुए कहता है, उसे कभी माँ की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। माँ शब्द तक क्या होता है, मैंने उसे वो तक पता नहीं लगने दिया है, और आगे भी माँ क्या होती है, मैं उसे नहीं पता लगने देने वाला हूँ। अर्नव उसकी बातें सुनकर हैरान से उसकी तरफ घूर रहा था कि तभी युग उसको कहता है, तुझे यही कहना था क्या? अर्नव एक गहरी सांस छोड़ते हुए अपनी बात कहता है, मैं जानता था कि ऐसे तो तू पार्टी में आने नहीं वाला, लेकिन मेरे पास तेरे काम की भी बात है। ये पार्टी में मिस्टर बिशन स्क्रूवाला भी आने वाले हैं, और वो हमसे डील के सिलसिले में वही पार्टी में बात करना चाहते हैं। अब तो डेफिनेटली तू आएगा, राइट? युग तो फालतू बकवास करने से पहले यही बोल देता, मुझे टाइम और लोकेशन मैसेज कर देना, मैं पहुंच जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। अर्नव अपनी जगह पर खड़े होकर उसे कहता है, यस बॉस, और अपनी एक आंख मारकर वहां से चला जाता है, और युग फिर अपने काम में बिजी हो जाता है। दोपहर का समय था। पंक्ति अपने काम खत्म करके सिलाई मशीन पर कुछ कपड़े सिल रही थी और प्रांशी सो चुकी थी। पंक्ति को पहले से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, इसलिए शादी के बाद ही उसने निदान से अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कहा था, लेकिन निदान ने उसे कभी आगे पढ़ने के लिए नहीं दिया, और उसके बदले उसने उसकी माँ की सिलाई मशीन उसे दे दी थी। बस तभी से वो अपने फ्री समय में सिलाई किया करती थी। तभी उसके घर की डोर बेल बजती है। पंक्ति जाकर दरवाजा खोलती है, सामने सिया खड़ी थी। सिया को देखकर पंक्ति खुश हो गई और उसके गले लग गई। दोनों सहेलियां काफी समय से नहीं मिली थी, इसलिए दोनों ही एक दूसरे को देखकर खुश हो गई थी। असल में सिया पंक्ति के पड़ोस में ही रहती थी, लेकिन वो पिछले 2 महीनों से अपनी माँ के घर उदयपुर गई हुई थी और आज आई थी। पंक्ति उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। एपिसोड 7, सिया और पंक्ति। अब तक आपने पढ़ा। पंक्ति को पहले से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, इसलिए शादी के बाद ही उसने निदान से अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कहा था, लेकिन निदान ने उसे कभी आगे पढ़ने के लिए नहीं दिया, और उसके बदले उसने उसकी माँ की सिलाई मशीन उसे दे दी थी। बस तभी से वो अपने फ्री समय में सिलाई किया करती थी। तभी उसके घर की डोर बेल बजती है। पंक्ति जाकर दरवाजा खोलती है, सामने सिया खड़ी थी। सिया को देखकर पंक्ति खुश हो गई और उसके गले लग गई। दोनों सहेलियां काफी समय से नहीं मिली थी, इसलिए दोनों ही एक दूसरे को देखकर खुश हो गई थी। असल में सिया पंक्ति के पड़ोस में ही रहती थी, लेकिन वो पिछले 2 महीनों से अपनी माँ के घर उदयपुर गई हुई थी और आज आई थी। पंक्ति उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। असल में देखा जाए तो पंक्ति का मुंबई शहर में सिया के अलावा कोई अपना नहीं था। यूं तो पंक्ति के रिश्तेदार मुंबई में ही रहते थे, लेकिन उसके माँ पापा के गुजर जाने के बाद उन सभी ने पंक्ति के साथ कुछ अच्छा सुलूक नहीं किया था, और उसकी शादी के बाद किसी ने उससे कोई रिश्ता नहीं रखा था। बस एक सिया ही थी जिसने हर पल पंक्ति का साथ दिया था। जब जब निदान उससे बदसलूकी करता था, तब एक सिया ही थी जिसके पास वो अपना दिल हल्का कर लेती थी। सिया ने पंक्ति की बहुत मदद की थी। आज इतने दिनों के बाद सिया को अपने सामने देखकर पंक्ति को बहुत खुशी हुई। सिया भी पंक्ति से मिलकर बहुत खुश थी।
पंक्ति सिया के गले लगते हुए उससे कहती है, ओह सिया, कितने दिनों बाद आए हो, तुम तो सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए गई थी ना, फिर इतने दिन कैसे हो गए। सिया मुस्कुराते हुए उसका जवाब देते हुए कहती है, हाँ यार, गई तो मैं थोड़े दिनों के लिए ही थी, लेकिन वहां जाते ही मेरी छोटी बहन निधि की सगाई फिक्स हो गई, इसलिए मैंने सोच कि क्यों ना अब निधि की सगाई अटेंड करके ही वापस जाऊं, इसलिए वही रुक गई। इतनी देर में प्रांशी भी उठ गई और बाहर आ गई। प्रांशी को देखकर सिया अंदर आकर उसे गले लगते हुए कहती है, अरे मेरी गुड़िया रानी, मैंने वहां आपको बहुत मिस किया। तभी पीछे से एक छोटी लड़की की आवाज आती है, जी नहीं, आपसे ज्यादा मैंने प्रांशी को मिस किया था। उद्धरण चिन्ह। ये पीहू थी, सिया की 7 साल की बेटी। प्रांशी पीहू को देखकर खुश हो जाती है और दौड़कर उसके पास चली जाती है। कुछ ही देर में पीहू और प्रांशी दोनों खिलौनों के साथ खेलने लगते हैं। सिया और पंक्ति पास में ही बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। सिया, तुम कैसी हो? ये सवाल सुनकर पंक्ति एक पल को मायूस हो जाती है, लेकिन अगले ही पल चेहरे पर नकली मुस्कान लिए ही कहती है, मैं एकदम ठीक हूँ। सिया अच्छे से पंक्ति को समझती थी, इसलिए वो कहती है, हाँ देख सकती हूँ मैं कि तुम कितनी अच्छी हो। उद्धरण चिन्ह। पंक्ति बात को बदलते हुए कहती है, और गौरव कैसे है? सिया, गौरव भी ठीक है। वो भी हमारे साथ ही रुके थे। अरे हाँ, जिस काम के लिए मैं यहाँ आई थी वो तो मैं भूल ही गई। गौरव बता रहे थे कि पीहू की स्कूल में किंडरगार्टन के एडमिशन शुरू हो गए हैं, तो तुम अपनी प्रांशी का एडमिशन उसी स्कूल में क्यों नहीं करवा देती? अब तो प्रांशी की प्ले ग्रुप में जाने की उम्र भी हो ही गई है, और पीहू भी उसी स्कूल में है, तो प्रांशी को भी अच्छा लगेगा। उद्धरण चिन्ह। प्रांशी स्कूल जाने की बात सुनकर खुश हो जाती है और एक्साइटेड होकर बोलती है, ये मैं भी पीहू दीदी के साथ स्कूल जाऊंगी, कहकर नाचने लगती है। पंक्ति भी प्रांशी को खुश देखकर खुश हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, मैं आगे नहीं पढ़ सकी तो क्या हुआ, लेकिन मैं अपनी प्रांशी को खूब पाऊंगी, उसको वो सब कुछ दूंगी जो मुझे कभी नहीं मिला। उद्धरण चिन्ह। तभी सिया उसे हिलाते हुए कहती है, क्या हुआ पंक्ति, कहाँ खो गई? तुम कहो तो मैं गौरव से प्रांशी के एडमिशन की बात करूं। पंक्ति जवाब देती है, हाँ मैं आज निदान से बात करती हूँ, और फिर हम प्रांशी का एडमिशन भी पीहू की स्कूल में करवा देंगे। उद्धरण चिन्ह। बस इसी तरह दोनों सहेलियां काफी देर तक बैठकर बातें करती रही। पंक्ति भी काफी अच्छा महसूस कर रही थी। दूसरी तरफ इस वक्त निदान अपने ऑफिस में था। निदान अपने कुछ कलीग्स और बॉस के साथ उनकी केबिन में था। उसका बॉस सभी को कुछ ना कुछ चीजें समझा रहे थे। बॉस, निदान, तुम्हारी टीम को कल रात को होने वाली पार्टी की सारी जिम्मेदारी ले लेनी है। सारे डेलीगेट्स को मैनेज करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, एंड सभी को अपनी फैमिली के साथ पार्टी में जरूर आना है। उद्धरण चिन्ह। निदान ये बात सुनकर थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि उसे दुनिया के सामने अपने बीवी और बच्ची को लाना पसंद नहीं था, लेकिन बॉस की बात को वो काट भी नहीं सकता था। बॉस, ध्यान रहे, मुंबई के बड़े बड़े लोग इस पार्टी की शान बनने वाले हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर और इन्वेस्टर आने वाले हैं, अगर हमने इसे अच्छे से होस्ट किया तो हमें बहुत प्रॉफिट हो सकता है। सभी मीटिंग अटेंड करने का बाद केबिन से बाहर निकल जाते हैं। तभी निदान का दोस्त तरुण उसके साथ चलते हुए कहता है, निदान चल, फिर आज रात की प्री पार्टी के लिए तू आ रहा है या नहीं? निदान अपनी शातिर मुस्कान लिए कहता है, क्या तू भी? नेकी और पुछ पुछ, ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूं, और आज देखना सारी की सारी बाजी मेरी होगी। तरुण, देख लेते हैं, चल फिर। उद्धरण चिन्ह। और दोनों ऑफिस से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। तारांकन। युग का घर। रात के 9 बज चुके थे, लेकिन युग अब तक घर नहीं आया था। अयांश के जिद करने पर युग की मां आज युग के घर पर ही रुकी हुई थी। उन्होंने अयांश को डिनर करवा दिया था और इस वक्त वो उनके साथ खेल रहा था। शांति जी को अयांश के साथ समय बिताना बहुत पसंद था, इसलिए वे कोई ना कोई बहाने से यही रुक जाया करती थी। इसकी एक और वजह ये थी कि इसी बहाने युग भी उनकी आंखों के सामने रहता था। अयांश और शांति जी नीचे हॉल में बैठकर खेल रहे थे। अयांश के सामने खिलौनों का ढेर लगा हुआ था, जिसमें से उसे जो खिलौने चाहिए होते वो निकालकर अपनी दादी को दिखाता और वो दोनों साथ खेलने लगते थे। तभी युग की गाड़ी के हॉर्न की आवाज आती है और अयांश उसे पहचान कर खुश हो जाता है और खुशी से कूद कूद कर चिल्लाने लगता है, डैडी आ गए, डैडी आ गए। उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 8 युग को लेकर शांति जी की चिंता। अब तक आपने पढ़ा। रात के 9 बज चुके थे, लेकिन युग अब तक घर नहीं आया था। अयांश के जिद करने पर युग की मां आज युग के घर पर ही रुकी हुई थी। उन्होंने अयांश को डिनर करवा दिया था और इस वक्त वो उनके साथ खेल रहा था। शांति जी को अयांश के साथ समय बिताना बहुत पसंद था, इसलिए वे कोई ना कोई बहाने से यही रुक जाया करती थी। इसकी एक और वजह ये थी कि इसी बहाने युग भी उनकी आंखों के सामने रहता था।
अयांश और शांति जी नीचे हॉल में बैठकर खेल रहे थे। अयांश के सामने खिलौनों का ढेर लगा हुआ था, जिसमें से उसे जो खिलौने चाहिए होते वो निकालकर अपनी दादी को दिखाता और वो दोनों साथ खेलने लगते थे। तभी युग की गाड़ी के हॉर्न की आवाज आती है और अयांश उसे पहचान कर खुश हो जाता है और खुशी से कूद कूद कर चिल्लाने लगता है, डैडी आ गए, डैडी आ गए। थोड़ी ही देर में युग घर के अंदर आ जाता है। जैसे ही युग अंदर आता है, अयांश दौड़कर उसके पैरों से लिपट जाता है। अयांश को इसे देखकर युग के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है और वो उसे गोद में उठाकर खड़ा हो जाता है। युग अयांश की तरफ देखकर उससे पूछता है, क्या बात है टाइगर, आप अब तक जाग क्यों रहे हैं? अब तक तो आपको डिनर करके सो जाना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। अयांश अपनी तोतली जुबान से उसे जवाब देता है, मैं और दादी बहुत सारी गेम्स खेल रहे थे। हमने हाइड एंड सीक खेला, फिर हमने बेट बॉल भी खेला, फिर दादी मेरा घोड़ा भी बनी थी। उद्धरण चिन्ह। युग, इसका मतलब है कि आपने आज सारा दिन दादी को परेशान किया है। तभी शांति जी उसे जवाब देती हैं, बिल्कुल नहीं, ये हम दादी और पोते के बीच की बात है, इसलिए तुमको कोई जरूरत नहीं है हम दादी पोते के बीच में आने की। क्यों अयांश? अयांश, यस दादी। उद्धरण चिन्ह। अयांश को खुश देखकर युग को भी अच्छा लग रहा था। फिर शांति जी अयांश को कहती हैं, ठीक है अयांश, अब तुम्हारा सोने का टाइम हो गया है, इसलिए तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। फिर वो अयांश की केयर टेकर को आवाज देते हुए कहती हैं, सुधा, अयांश को उसके कमरे में ले जाओ और उसे नहलाकर सुला देना। उद्धरण चिन्ह। सुधा अपना सर झुकाकर जवाब देती है, जी मेम साहब, चलिए अयांश बाबा। उद्धरण चिन्ह। अयांश भी सुधा के साथ अपने कमरे की तरफ चला जाता है। युग शांति जी की तरफ देखकर कहता है, आपको यहाँ रुककर तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। अयांश के लिए मैंने यहाँ काफी केयर टेकर्स रखे हुए हैं जो उसका ध्यान रखने के लिए काफी है। उद्धरण चिन्ह। युग की बातों में छिपा कटाक्ष शांति जी अच्छे से समझ पा रही थी, लेकिन फिर भी वो एकदम शांत रहकर उसकी बात का जवाब देती है, मैं देख रही हूँ कि तुमने अयांश का ख्याल रखने के लिए बहुत सारे नौकर चाकर रखे हुए हैं और वो सभी अपना काम बखूबी कर रहे हैं, लेकिन जो प्यार और अपनापन अयांश को परिवार के सदस्य दे सकते हैं वो कोई केयर टेकर नहीं दे सकते। उद्धरण चिन्ह। युग उनकी बात को इग्नोर करता हुआ अपने कमरे की तरफ जाने लगता है तो शांति जी उसे पीछे से टोकते हुए कहती है, ये तुम भी अच्छे से समझ सकते हो बेटा कि बच्चे को माँ की कितनी जरूरत होती है। इस बात पर युग के कदम रुक जाते हैं। कुछ पल को वो उसी जगह खड़ा रह जाता है, फिर पलटकर शांति जी को कहता है, आपने सही कहा, एक बच्चे को माँ की बहुत जरूरत होती है, तो आप बताइए कि अयांश की माँ की कमी को पूरा करने का कोई रास्ता है आपके पास? शांति जी उम्मीद के साथ कहती है, हाँ बेटा, तुम दोबारा शादी कर लो, तुम्हें एक जीवन साथी मिल जाएगा और अयांश को माँ का प्यार मिल जाएगा। युग, अच्छा, और इस बात की क्या गारंटी है कि जिससे मैं शादी करूंगा वो अयांश को माँ का प्यार देगी? शांति जी, तुम्हारे पापा ने एक लड़की देखी है, वो तुमसे शादी करने को तैयार है, साथ ही साथ उसे अयांश के साथ रहने से भी कोई परेशानी नहीं है। अगर तुम हाँ कहो तो हम जल्द ही तुम्हारी मुलाकात उससे करवा देते हैं। युग, ओह, तो आप इसलिए यहाँ रुकी हैं ताकि मेरी शादी के लिए हाँ कह सके? शांति जी युग के पास आकर उसका हाथ पकड़कर उससे कहती है, नहीं बेटा, मुझे सच में तुम्हारी बहुत चिंता होती है। सब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और एक तुम हो जो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने से रोक रहे हो। हमें सारी जिंदगी अकेले नहीं रह सकते बेटा, और तुम चाहो या ना चाहो अयांश को माँ की जरूरत है, और अगर वो लड़की तुम्हें अयांश के साथ अपनाने के लिए तैयार है तो एक बार उससे मिल लेने में हर्ज ही क्या है? प्लीज बेटा, बस एक बार मेरी खातिर अपनी जिंदगी को एक और मौका दे दो। आखिर युग अपनी माँ की जिद के आगे हार कर उन्हें जवाब देता है, ठीक है, लेकिन इसके बाद आप मुझसे इस मैटर में कोई उम्मीद नहीं रखिएगा। इतना कहकर वो तेजी से अपने कदम बढ़ाकर अपने रूम में चला जाता है। उसके जाने के बाद शांति जी अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती हैं, हे भगवान, इस बार मेरे युग को खुशियां दे दो, उसे एक ऐसा जीवन साथी दो जो कि उसके जीवन में खुशियां भर दे, उसे कभी तन्हा ना होने दे, मेरे युग को अंधेरों से उजाले की तरफ ले आए। इतना कहते कहते उनकी आंखों से एक कतरा आंसू बह जाता है। तारांकन दूसरी तरफ रात के 12 बजने को थे, लेकिन निदान अब तक घर नहीं लौटा था। पंक्ति बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। ऐसा नहीं था कि आज पहली बार निदान को घर आने में लेट हुआ हो। वो अक्सर ऑफिस से लेट ही आता था। लेट आने पर वो कभी बहुत अच्छे मूड में होता था या फिर कभी बहुत गुस्से में होता था। अगर वो गुस्सा होता तो बेवजह ही पंक्ति पर अपना सारा गुस्सा निकाल दिया करता था। पंक्ति को उसकी गलती तक पता नहीं होती थी। कभी वो बेहद शराब पीकर आता और पंक्ति के साथ जोर जबरदस्ती करता। पंक्ति को इन सभी की आदत हो चुकी थी।
लेकिन आज पंक्ति को प्रांशी के स्कूल की बात करनी थी, इसलिए वो निदान का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को वो सब कुछ देना चाहती थी जिसकी वो हकदार थी। एपिसोड 9 पंक्ति की किस्मत। आज पंक्ति को निदान से प्रांशी के स्कूल एडमिशन की बात करनी थी, इसलिए वो निदान का इंतजार कर रही थी। पंक्ति अब तक निदान को जितना समझ पाई थी उस हिसाब से पंक्ति इतना तो समझ गई थी कि निदान एक रूढ़िवादी सोच वाला इंसान है। पढ़े लिखे होने के बावजूद निदान की सोच बहुत छोटी है, जिस वजह से पंक्ति को प्रांशी की चिंता होना जायज था। वो नहीं चाहती थी कि प्रांशी को कुछ भी बुरा झेलना पड़े। ये सब सोचते सोचते सोफे पर बैठे हुए ही कब पंक्ति की आंख लग गई उसे पता ही ना चला। देर रात घर की घंटी बजती है। 2-3 बार बेल बजने के बाद पंक्ति की आंखें खुली तो वो घबराते हुए हड़बड़ाकर दरवाजा खोलने के लिए भागती है। वो इतनी जल्दी में थी कि सामने रखे टेबल से उसके पैर पर ठोकर लगने की वजह से चोट भी लग गई थी। फिर भी उसकी परवाह ना करते हुए वो भागकर दरवाजा खोलती है। सामने निदान खड़ा था। कुछ सेकंड को पंक्ति यूं ही खड़ी रहकर निदान का मूड समझने की कोशिश करती है। आज निदान ने शराब नहीं पी रखी थी। वो अपने होश में था। पंक्ति को यूं ही दरवाजे पर खड़ा देखकर वो उससे कहता है, क्या हुआ, कोई भूत देख लिया है क्या? या फिर आज तुम्हारा मुझे अंदर आने देने का कोई इरादा नहीं है? निदान की बात सुनकर पंक्ति होश में आती है और निदान का ऑफिस बैग अपने हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए उसे जवाब देती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर बात बदलते हुए निदान से सवाल करती है, आज आपको कुछ ज्यादा ही लेट हो गया? निदान शांति से उसका जवाब देते हुए कहता है, हाँ आज ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम कर लिया है। पंक्ति, अच्छा आप फ्रेश हो जाए, मैं आपका खाना लगा देती हूँ। निदान अपने रूम में जाते हुए कहता है, नहीं मुझे भूख नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। निदान को शांति से बात करते हुए देखकर पंक्ति इतना तो अच्छे से जान चुकी थी कि आज निदान का मूड काफी अच्छा था, वरना तो दरवाजा देर से खोलने पर ही वो कब का पंक्ति को बेइज्जत कर चुका होता। इसलिए पंक्ति समझ गई कि उसके पास प्रांशी के स्कूल की बात करने का यही अच्छा मौका था। वो भी जल्दी से निदान के पीछे रूम में चली गई। अब तक निदान फ्रेश होकर बेड पर बैठा अपने मोबाइल में कुछ देख रहा था। पंक्ति बेड की दूसरी साइड बैठकर हिचकिचाहट के साथ निदान से कहती है, निदान मुझे आपसे कुछ बात करनी है। निदान अपने मोबाइल में देखते हुए ही कहता है, बोलो। पंक्ति अपनी बात आगे कहती है, वो प्रांशी अब बड़ी हो रही है, उसकी उम्र किंडरगार्टन जाने की हो चुकी है और अभी स्कूलों में किंडरगार्टन के एडमिशन शुरू हो चुके हैं। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम भी अपने घर के पास वाले सिया दीदी की पीहू जहां पढ़ने जाती हैं, वहीं पर प्रांशी का भी स्कूल एडमिशन करवा देते हैं। हमारी प्रांशी को भी स्कूल जाने का बहुत शौक है। निदान उसकी बात को सुनता है लेकिन कुछ जवाब नहीं देता। पंक्ति एक बार फिर उससे कहती है, निदान आप क्या सोचते हैं इस बारे में? इस बार निदान मोबाइल को साइड टेबल पर रख देता है और पंक्ति की तरफ मुड़कर उसे कहता है, हाँ ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कहा कि प्रांशी अब बड़ी हो चुकी है। निदान उसकी बात से सहमत था। ये सोचकर पंक्ति की आंखों में चमक आ गई थी। तभी निदान उसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लेता है और अपने हाथ उसके जिस्म पर फेरते हुए उससे कहता है, अब तुमको अपना सारा ध्यान मुझे खुश करने और मुझे मेरा बेटा देने में लगाना चाहिए। ये कहते हुए निदान पंक्ति की पतली गर्दन के बहुत करीब आ गया था। पंक्ति को निदान की इस तरह की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। ऐसा नहीं था कि पंक्ति को उसे जवाब देना नहीं आता था, वो बस अपनी बेटी के बारे में सोचकर निदान की जोर जबरदस्तियां झेलती थी। उसे डर था कि कहीं निदान ने उसे और प्रांशी को छोड़ दिया तो प्रांशी का क्या होगा। बस इसी कारण वो कभी निदान को पलटकर जवाब नहीं देती थी। अब तक निदान काफी आगे बढ़ चुका था। उसे बस पंक्ति के जिस्म से मतलब था। काफी देर तक उसके शरीर के साथ खेलने के बाद निदान सो गया। वहीं पंक्ति एक और रात दर्द और तकलीफ में बिताने वाली थी। उसका दर्द जिस्मानी नहीं था, बल्कि उसकी अंतरात्मा बाहर का दर्द था। ये ऐसी तकलीफ थी जो वो किसी को बता भी ना सकती थी। अगली सुबह की पहली किरण के साथ ही पंक्ति की भी आंखें खुल गई थी। वो उठकर अपने रोजमर्रा के काम में लग चुकी थी। प्रांशी भी उठकर बाहर खेलने में व्यस्त थी। निदान भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया था। तभी पंक्ति निदान के पास आकर उससे कहती है, निदान वो कल रात को मैं आपसे प्रांशी की स्कूल की बात कर रही थी। उद्धरण चिन्ह। उतने में निदान उसकी बात को काटते हुए कहता है, हाँ ठीक है, उसका जो करना है कर लो। बार बार एक ही बात लेकर बैठी हो। और हाँ आज रात को अच्छे से तैयार हो जाना, तुमको मेरे साथ चलना है। फिर प्रांशी की तरफ देखकर उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है, इसे तुम्हारी सिया के पास छोड़ देना, इसको साथ ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। पंक्ति का मुंह छोटा हो जाता है। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वो क्या ही कर सकती थी।
इतना कहकर वो जाने लगता है कि पंक्ति उससे फिर से कहती है, निदान। वो प्रांशी के स्कूल की फीस के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। निदान पंक्ति की तरफ देखता है और अपने बैग से एक नोट की गद्दी निकालकर पंक्ति के मुंह पर फेंक देता है और एक कुटिल मुस्कान के साथ पंक्ति को कहता है, ये लो पैसे, और इसमें से ही खुद के लिए एक अच्छी साड़ी भी ले लेना। याद रहे, आज अगर तुम्हारे वजह से मेरी जरा सी भी बेइज्जती हुई ना तो तुम इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार रहना, समझी। पंक्ति कुछ देर यूं ही बूंद बनकर खड़ी रही, फिर अपने स्वाभिमान को रोंदते हुए जमीन पर बैठकर पैसे उठाने लगती है। निदान के टुकड़ों पर पलने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। वो अपनी किस्मत पर एक व्यंग भरी हंसी हंसते हुए जमीन से पैसे उठाने लगती है। वहीं युग के विला में युग नाश्ता कर रहा था। उसके पास लगी चेयर में ही अयांश भी बैठा हुआ अपना नाश्ता कर रहा था। सुधा अयांश को खिला रही थी। उसके सामने शांति जी डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। वे युग से कहती हैं, युग बेटा, तुम आज उस लड़की से मिलोगे ना? युग बिना उनकी तरफ देखकर कहता है, हाँ, लेकिन मेरे साथ अयांश भी जाएगा। शांति जी, बेटा अयांश का वहां पर क्या काम है? उद्धरण चिन्ह। युग, क्यों? जब उसे अयांश के साथ रहना है तो अयांश का भी उससे मिलना जरूरी है ना? शांति जी को उसकी बात सही लगती है। वैसे भी वो युग के लड़की से मिलने से ही खुश थी, इसलिए उन्होंने युग की बात का कोई विरोध नहीं किया। एपिसोड 10, सेलिना से मुलाकात। युग अपनी मां के कहने पर लड़की से मिलने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन वो एक शर्त रखता है कि अयांश भी उसके साथ उस लड़की से मिलने जाएगा। शांति जी भी युग से सहमति जताते हुए अयांश को साथ ले जाने के लिए मान जाती है। युग नाश्ता करके अपने ऑफिस जाने के लिए निकल जाता है। ऑफिस पहुंचते ही उसकी बैक टू बैक 2 मीटिंग थी। इस बीच युग को बिल्कुल भी समय नहीं मिला। दोपहर के 2 बज चुके थे। युग अब मीटिंग से फ्री होकर अपने केबिन में बैठा था, तभी उसकी नजर अपने फोन पर जाती है। फोन में काफी सारे मिस कॉल थे। युग हमेशा से जब भी काम में या मीटिंग में होता था तो वो अपना फोन साइलेंट में रखा दिया करता था, फिर चाहे किसी का भी कॉल क्यों ना हो वो रिसीव नहीं करता था। सिर्फ उसके घर के नौकरों को ये परमिशन थी कि अगर अयांश के बारे में कोई बात हो तो वो युग की सेक्रेटरी को कॉल कर सकते थे। युग अपना फोन चेक करता है। एक अनजान नंबर से उसे काफी सारी कॉल आई हुई थी। युग उस नंबर को रिडायल करता है। कॉल रिसीव होता है और सामने से एक लड़की की आवाज आती है, हाय युग, इट्स सेलिना रॉय। तुम्हारे डैड ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था ताकि हम कुछ बात कर सके। सो व्हाट डू यू थिंक? आज हम मिल रहे हैं ना? युग बिना कोई भाव से कहता है, हाँ, मैं तुम्हारे लोकेशन बता दूंगा, वहां आ जाना। बस इतना कहकर युग कॉल कट कर देता है। सेलिना कुछ कहने जा रही थी कि उतने में ही कॉल कट हो जाता है। सेलिना फोन को अपने कान से हटाकर देखती है तो कॉल डिस्कनेक्ट हो चुका था। सेलिना अपना मुंह बनाते हुए कहती है, उफ़, जितना ज्यादा हैंडसम है उतना ही ज्यादा एरोगेंट है ये युग मल्होत्रा। एक बार मुझसे मिल लेगा ना तो मेरा दीवाना हो ही जाएगा, फिर तुम मेरे आगे पीछे घूमना मी। युग मल्होत्रा। और सेलिना अपनों ख्वाबों की दुनिया में ही मुस्कुराने लगती है। तारांकन। रात हो चुकी थी। पंक्ति तैयार हो गई थी। पंक्ति ने मजेंटा कलर की साड़ी पहनी हुई थी। चेहरे पर मेकअप के नाम पर सिर्फ काजल और पिंक लिपस्टिक लगाई हुई थी। माथे पर एक छोटी डायमंड की बिंदी लगाई हुई थी। बालों को एक तरफा मांग लेकर खुला छोड़ रखा था। पंक्ति को कुदरत ने इतनी सुंदरता दी हुई थी कि वो बिना किसी मेकअप के भी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कोई भी एक नजर देखे तो बस उसे देखता ही रह जाए। निदान भी ऑफिस से आकर पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गया था। वो बाहर आकर एक नजर पंक्ति को देखता है और उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगता है। पंक्ति उसकी इस तरह की नजर से अनकंफर्टेबल होने लगी थी, इसलिए वो निदान से पूछती है, क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? निदान बड़े व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए ही उससे कहता है, तुम जितना भी सज लो रहोगी तो गवार की गवार। हमें पार्टी में जा रहे हैं, कोई भजन संध्या नहीं हो रही है जो तुमने इस तरह की साड़ी पहन रखी है। पंक्ति, आप ही ने मुझे कोई साड़ी लाने को कहा था, इसलिए मैंने। निदान उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, अब तुम मुझसे इस बारे में बहस करोगी? पंक्ति, अच्छा ठीक है, मुझे 5 मिनट दे दो, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। निदान चिढ़ते हुए, कोई जरूरत नहीं है, तुम कुछ भी पहन लो, गवार की गवार ही रहोगी। अब चलो, मुझको देर हो रही है। निदान की बातें सुनकर पंक्ति का मुंह छोटा हो गया था। वो उदास हो गई थी। निदान तो बातें सुनाकर आगे चला गया। बेचारी पंक्ति के पास उसके पीछे जाने के अलावा कोई और रास्ता कहाँ था, इसलिए वो चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दी। मुंबई का 5 स्टार होटल। यहाँ पर एक शानदार पार्टी अरेंज की हुई थी। वहाँ का डेकोरेशन भी बहुत सुंदर था। वहाँ खूबसूरत लाइट्स लगाई हुई थी।
वहां की चमक धमक एकदम पेच थरी की पार्टी की तरह लग रही थी। वहां काफी सारी फैमिली आई हुई थी। युग ने सेलिना को इसी पार्टी में बुलाया था और सेलिना कब से युग का इंतजार कर रही थी। तभी वहां पर युग और अयांश की एंट्री होती है। सेलिना जैसे ही युग को देखती है तो उसकी आंखें चमक जाती हैं, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अयांश पर पड़ती है तो उसकी भौहें तन जाती हैं। उसे ये पता था कि युग का एक बेटा है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि युग उसे यहाँ पर साथ लेकर आएगा। युग सेलिना की तरफ ही बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है तो वो बिना उसकी तरफ देखे ही सेलिना की साइड से निकल जाता है। दरअसल शांति जी ने युग को सेलिना की तस्वीर भेजी थी, लेकिन युग ने उस तस्वीर को देखा तक नहीं था। युग ने उसे देखा तक नहीं, इसलिए सेलिना का मुंह खुला का खुला रह गया था। क्योंकि सेलिना काफी खूबसूरत लड़की थी, अब तक ऐसा कोई लड़का नहीं था जिसने सेलिना को इग्नोर किया हो। उसे इस बात का घमंड भी था, जो कि आज युग ने तोड़ दिया था। युग अयांश के साथ वहां एक कोने पर सेट किए हुए काउच पर जाकर बैठ जाता है। अयांश बहुत खुश लग रहा था। सेलिना समझ गई थी कि युग ने उसे नहीं पहचाना है, इसलिए वो खुद से ही युग के पास जाने लगती है। सेलिना युग के पास जाकर मुस्कुराते हुए उससे कहती है, हाय युग। उद्धरण चिन्ह। युग एक नजर सेलिना की तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं देता, तो सेलिना खुद ही उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है, माई सेल्फ सेलिना। युग बिना कोई भाव के उससे कहता है, हेलो सेलिना, प्लीज सीट हियर। सेलिना खुश होकर वहां बैठ जाती है। युग अयांश की तरफ देखकर कहता है, ये मेरा बेटा है। तभी बीच में ही अयांश तपाक से बोल पड़ता है, मी अयांश मल्होत्रा। सेलिना झूठी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर बरकरार रखते हुए कहती है, ओह हाउ स्वीट, आपका बेटा बहुत क्यूट है। अयांश, डैडी, क्या अब ये वाली आंटी मुझको खाना खिलाएगी और मेरी नेपी भी चेंज करेगी? सेलिना की आंखें ये सुनकर बड़ी बड़ी हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसा लगा है? हमें उम्मीद है कि आप लोगों जरूर अच्छा लगा होगा, तो आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हमारा स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।